वो थाने चौबेपुर के अंतर्गत एक गांव है शाहपुर, वहाँ 10 परिवार थे, राजभर थे, पटेल थे, उसमें दलित समाज के थे। तो इन लोगों का क्या है कि घर था, पक्का मकान था और कच्चा मकान था, खपड़ेले का घर था। तो काफ़ी समय से लोग उस ज़मीन पर बसे हुए थे। तो उन लोगों के ज़मीन को खाली कराने के लिए उस समय बसपा की सरकार थी जी। और वहाँ का जो इस गांव में वो लोग निवास करते थे 10-12 घर के लोग, वो बसपा के जिला अध्यक्ष का गांव था। तो उनको ये लगता था कि उनका घर पीछे हो जाता था और ये हमारे राजभर और चौहान और प्रजापति पाल और दलित समाज के जो लोग थे ये सामने पड़ जाते थे जी। तो उनको अजीब लगता था कि ये छोटे वर्ग के लोग हमारे सामने क्यों दिखाई दे रहे हैं, इनके घर को यहाँ से खाली करा दिया जाएगा तो मेरा घर के सामने मैदान हो जाएगा। तब इन्होंने कई बार धमकाया, डरवाया, लोगों को हड़काया कि खाली कर दो। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वतः वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके धरने में बैठ गए। 10,000 की संख्या वहाँ इकट्ठा हो गई माननीय नेताजी को सुनने के लिए कि न्याय के लिए खड़े हुए हैं। बहुत सारे नेता वहाँ आए और हम लोगों ने कहा कि अब कमिश्नर के यहाँ जाया जाएगा, कमिश्नर को पत्र दिया जाएगा कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक धरना स्थगित नहीं होगा। तो ये हुआ, देखा तो मैं गया, तो मैं मोड़ी, ऐसा ही उसमें ठंडी का समय था, गमछा था, ये मोफलर था और जैकेट था पहना हुआ था, मुंह बांधा हुआ था पूरा बकायदे। और मुंह बांध करके छुप करके मैं गया। बैनर लगा हुआ था उस समय, बैनर क्या है तो वॉल वो लिखा हुआ था, बैनर था उससे लिखा होता है वॉल पेंटिंग से, उसमें लिखा था। मैं उसी के नीचे जाके बैठ गया। अब बैठा तो सारे नेता पहचान नहीं रहे क्योंकि मुंह बांधा हुआ था। चुप मार के बैठा, देख रहा हूँ तो नाराबाजी हो रहा है, हल्ला उल्ला हो रहा है। अरे भाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब पूरा एकदम जोश में सब भाषण दे रहे थे। एक नेता खड़ा हुआ तो अलग जोश पैदा कर रहा है, दूसरा खड़ा हुआ अलग पैदा कर रहा था। हम कहे कि लगता है ये सब झगड़ा कर देंगे क्या यहाँ। अब जब 10-12 लोग घुसे, अब बस उसी में पुलिस लाठी ली, अब बस लाठी भाजना चालू कर दी। अच्छा। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं किसी का हाथ टूट गया, हमारा भी हाथ टूट गया, किसी का अंगूठा टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया। मतलब कार्यकर्ता वहाँ घायल हो गए। फिर सीटी आते हैं और आकर कहते हैं खबरदार कोई लाठी नहीं चलाएगा। तब तक लाठी चल चुकी थी, तब तक लाठी चल चुकी थी, मार के सोपहा बना दिया गया था। तो मार करके इनको सोपहा कर दीजिए ताकि राजनीति उठ ना सके। अब उन लोगों ने जैसा निर्देश किया वैसे ही वहाँ कोतवाल, वहाँ का सीओ मिल करके करना है। लाठी और मुंह पर हेलमेट और पीठ पर बैग लगा करके लोग लाठी लेके आ गए थाने के अंदर मारने के लिए। तो जनता के बीच में पहला सवाल ये था कि अब अगला कदम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपका क्या है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगला कदम यह है कि जिस कुर्सी पर बैठ करके बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को जेल में डालने का काम किया, हमारा पहला मकसद होगा कि उस कुर्सी से उतार करके उनको उस जगह पहुंचाना है जिस जगह थाने में हम लोग 9 लोग बैठे हैं, उनका सदस्य 9 तक नहीं पहुंचेगा। और 2012 के चुनाव आए, आपने परिणाम देखा कि बीएसपी की ये हालत हो गई कि दहाई तक नहीं पार कर पाए। और पूरे प्रदेश में जो राजभर समाज का बहुसंख्यक वोट बसपा को जाता था उसमें 80% गिरावट आ गया। जहां 20,000, 25,000, 30,000 से जीतते थे। और हम लोगों ने एक यात्रा निकाला, संपूर्ण जन न्याय संदेश यात्रा। वो संपूर्ण जन न्याय संदेश यात्रा का मकसद ये था कि जिस समाज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग निकले थे, ऐसे तमाम जातियां हैं जिनको आज तक कोई न्याय दिलाने के लिए लड़ नहीं रहा। हम लोग लड़ने के लिए पूरा एकदम पूरे हर जनपद में यात्रा निकाल करके गांव-गांव जाकर जगाया। बात यहाँ से जेल से बाहर आने के और संपूर्ण जन न्याय संदेश यात्रा तक राजनीति की समझ हल्का हल्का हो गया कि यहाँ न्याय पाने के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है और जनता के बीच में उनको न्याय दिलाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। और आने वाले समय में संघर्ष का रास्ता जब होता है तो उस सफलता के रास्ते पर आदमी पहुँचता है। परिवारवाद का परिभाषा क्या होता है? पैराशूट से जो उतरता है वो परिवारवाद कहलाता है। संघर्ष के रास्ते से जो जाता है, संघर्षवादी कभी परिवारवादी नहीं होता। हम संघर्ष करके अपनी पहचान बनाए, हम किसी के बदौलत नहीं पहचान बनाए। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर साहस नहीं है, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है और आपके पिता मुख्यमंत्री हैं और आपको लॉन्च कर दें तो वो परिवारवाद होता है। हमें लॉन्च करने वाला कोई नहीं है, हम स्वतः लॉन्च होते हैं। अब व्यक्ति के संघर्ष, व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का जनसेवा, उनके विचार उनको आगे बढ़ाता है। और वो क्या किए हैं, सोने के चम्मच में उतरे, चम्मच से खाए
लंदन पढ़ने गए, लंदन से आए, क्या पता उत्तर प्रदेश में बथुआ क्या होता है, पूछ लीजिए कभी उनसे कि बथुआ खेती कैसे, बथुआ पैदा कैसे होता है, बता ही नहीं पाएंगे। मोथा क्या होता है उनसे पूछिए, मोथा क्या होता है बता ही नहीं पाएंगे। दूब क्या होता है उनको पता ही नहीं। तब सोचिए कि जो जमीन पर जाता है, हम लोग जहाँ बैठे हैं सब दूब है, और उनसे अब पूछिएगा तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि ये मोथा क्या होता है। जिस व्यक्ति को मोथा के बारे में पता नहीं है कि किसान जब अपने खेत में जाता है तो उसके खेत में मोथा पैदा हो जाता है, उनको मोथा के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इसका मतलब वो परिवारवादी है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं यम वाई हमारा मजबूत समीकरण। यम से रमाकांत आते हैं यादव, मतलब या वाई से रमाकांत यादव आते हैं, यम से आजम खां आते हैं। दोनों को उठाकर देखिए कि ना वो आजम के यहाँ जाते हैं, जेल में है ना, चले जाए नहीं जाएंगे। जेल में भेजने वाले कौन है? अरे जब बाहर बेचारे आ गए, किसी तरह से जान बचा के बाहर निकले, तो इन लोगों ने ऐसा करतूत उनके साथ कर दिया है कि वो बेचारे जेल से बाहर आ ही नहीं सकते, वो हमेशा जेल में रहेंगे। अच्छा, इन लोगों ने किया? हाँ बिल्कुल किया। अच्छा बताइए, ये भाजपा सरकार में, एनडीए की सरकार में तो ऐसा हुआ नहीं। जो कुकर्म उन्होंने किया वो किसकी सरकार में किया? वो उन्हीं की सरकार में किया। वो किसके संरक्षण में किया? उनकी संरक्षण में किया ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब वाई की समस्या आती है, वाई के न्याय की बात आती है, तो रमाकांत यादव को न्याय दिलाने के लिए जेल में चले जाते हैं। देखिए अब वहीं उनके यहाँ जेल में मिलने जाएंगे, लेकिन आजम खां के जेल, क्योंकि मुसलमान, यहाँ 18% की आबादी है, यहाँ 8% की आबादी है, तो ये 8% नाराज ना हो, भले 18% चिल्लाता रहे, मर जाए चिल्लाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यादव नाराज ना हो, बस उनकी लड़ाई यादव के लिए है, उनकी लड़ाई और किसी की लड़ाई नहीं है। वो सिर्फ यादव समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और वो भी जो मजबूत है, जो उनके साथ है। कमजोर के साथ कहाँ रहते हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले पिछड़े वर्गों को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। क्या कभी अखिलेश जी ने कांग्रेस को समर्थन किया? कभी कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए? नहीं कहा। हम लोगों ने कहा करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दिया। पिछड़ों को नीट में आरक्षण नहीं था, हम लोगों ने नीट में आरक्षण कराने का काम किया। फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग का गठन कराया। अखिलेश जी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। अच्छा। और जानकारी भी नहीं होगी कि रोहिणी आयोग क्या है। जब रोहिणी आयोग का सदन में प्रस्ताव आया कि रोहिणी आयोग का गठन करना है, तो अखिलेश जी ने विरोध किया था वहाँ कि नहीं नहीं, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं मिलना चाहिए, इनके साथ हम खड़े नहीं हैं। अब उस समय जब रोहिणी आयोग का गठन हुआ, उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी ने कमेटी गठित किया, 5 सदस्यीय टीम बनाया, और उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर सर्वे किया। रोहिणी आयोग में 4244 जातियाँ सर्वे में आई थी, जिसमें मात्र 2200 जातियां ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े दलित समाज में भागीदार हो रही हैं, बाकी सभी जातियां अछूत हो रही हैं। अब उनको इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने कहा कि हम देश में अब पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक करके, दलित अति दलित महादलित करके, दलित और पिछड़ों में आरक्षण देंगे। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा कि कमजोर दलित समाज को भी आरक्षण तभी मिलेगा जब कोटे में कोटा होगा। कोटे में कोटा का विरोध किसने किया? अखिलेश जी ने किया, कांग्रेस ने किया। तो इसका मतलब कि ये खुद नहीं चाहते हैं कि आरक्षण इनको मिले और ये सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, राजनीतिक भागीदारी मिल सके, ये तो खुद नहीं चाहते। इसलिए ये तो भ्रमित करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं, हमेशा गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं। इन्होंने तो ये भी कह दिया था, इनका अच्छा स्टेटमेंट था, देखिए जब से SIR का अभियान चल रहा है तब से इन्होंने कितनी बयान अपने बदले। ये पलटू राम की तरह बात पलटने में देरी नहीं लग रही। पहले कहा कि ये NRC हो रहा, कहा कि नहीं कहा? NRC हो रहा है, यहाँ लोगों का वोट काटा जाएगा, हम लोगों का वोट नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भाजपा के लिए काम कर रहा है SIR। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपना प्रहरी बना लिया है और एक एक वोट बूथ पे बढ़ा रहे हैं, पीडीए प्रहरी बना है ना। अब क्या कह रहे थे कि बीजेपी अपना वोट बढ़ाने के लिए फार्म भरवा रही है, हम लोगों का वोट काट रही है। अरे भैया, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र, हमेशा जो है निर्वाचन आयोग को भी घेरते हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र संस्था है, वो सबके लिए काम कर रहा है। अब आपका संगठन नहीं रहेगा, वो कहते हैं बीजेपी की कठपुतली है निर्वाचन आयोग। अगर निर्वाचन आयोग कठपुतली है तो 37 सीट जीते हैं, वो इस्तीफा देकर कहीं आ जाए मैदान में, फिर से पता चल जाएगा कि 27 चुनाव जब हारेंगे तो फिर कहेंगे EVM गड़बड़ है, अच्छा वोट गड़बड़ हो गया, हमारा ये हो गया, ये नहीं जमीन पर हमने गड़बड़ कर दिया। बात अब आई ब्राह्मण समाज की। अगर ब्राह्मण समाज अपने समाज के दर्द के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने समाज की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए अगर बैठक कर रहे हैं, तो इसमें तकलीफ अखिलेश जी क्यों हो रही है? तो अब बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई है, तो अखिलेश जी क्यों नहीं बनवा रहे हैं उसको? अस्पताल क्यों नहीं बनवा रहे? वहां जाके बनवा दे अस्पताल, क्यों नहीं बनवा रहे हैं?
हमारी सनातन संस्कृति को जीवित करने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने कभी महाराजा सुहेलदेव का अपने बैनर पर फोटो लगाया? महाराजा सुहेलदेव राजभर का कभी कोई मूर्ति लगा करके माल्यार्पण किया? कभी नहीं किया। और आज योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री, महाराजा सुहेलदेव राजभर की 40 फीट की मूर्ति बहराइच में लगाते हैं, झील की सुंदरीकरण कराते हैं और चारों तरफ पर्यटक स्थल घोषित कराते हैं। तो यह बात तकलीफ होती है कि वो मजार जो सामने है महाराजा सुहेलदेव राजभर के सामने, जो फर्जी लुटेरा की मजार है, अच्छा। जब हम उसको हटाने की बात करते हैं तो अखिलेश जी को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के दोस्त हैं ये। अच्छा, अखिलेश जी औरंगजेब के दोस्त हैं। व्यक्ति चलता अकेले है, कारवां बढ़ता है, हुजूम चलता रहता है और आगे मामला बढ़ता रहता है। अब हुजूम बढ़ रही है। अब हुजूम वही है कि उधर जो पीडीए के साथ जो नारा लगा रहे हैं उनके साथ कोई जा नहीं रहा है, सब इधर आ रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है कि भैया ये कैसे। बात ये है कि वो पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता है, वो पूर्व मंत्री रहे और जनता के बीच में उन्होंने चुनाव लड़ा है, लाखों लोग उनको समर्थन किए हैं। तब क्या अब वो लाखों लोग उनके पीछे आ रहे हैं तो तकलीफ हो रही किसी को, तो तकलीफ हमसे क्या मतलब है? हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। जिनके पास अब जनता नहीं बची है वो बेचारे चिल्ला रहे हैं कि हमारा अब क्या होगा। अरे भाई तेरा क्या होगा कालिया? अब मेरा होगा कि जनता मेरे साथ आएगी, कारवां मेरा बढ़ेगा। अब तेरा कुछ नहीं होगा कालिया। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका परिचय देने की मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं युवा नेता ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र अरुण राजभर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आपका जो है राजनीतिक सफ़र शुरू कैसे हुआ? देखिए, हम लोगों की राजनीतिक सफ़र जो है छात्र जीवन की राजनीति जब हमने शुरू किया था तो हम लोग बनारस के काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं से एक घटना घटती है। 31 दिसंबर 2011, उस समय हम लोग बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जी। उसी समय एक बनारस में एक गांव है शाहपुर, जो आता है चोलापुर ब्लॉक में, थाना चौबेपुर आता है जी। वो थाने चौबेपुर के अंतर्गत एक गांव है शाहपुर। वहाँ 10 परिवार थे, राजभर थे, पटेल थे, उसमें दलित समाज के थे। तो इन लोगों का क्या है कि घर था, पक्का मकान था और कच्चा मकान था, खपड़ेले का घर था। तो काफ़ी समय से लोग उस ज़मीन पर बसे हुए थे। तो उन लोगों के ज़मीन को खाली कराने के लिए उस समय बसपा की सरकार थी जी। और वहाँ का जो इस गांव में वो लोग निवास करते थे, 10-12 घर के लोग, वो बसपा के जिला अध्यक्ष का गांव था। तो उनको ये लगता था कि उनका घर पीछे हो जाता था और ये हमारे राजभर और चौहान और प्रजापति पाल और दलित समाज के जो लोग थे ये सामने पड़ जाते थे जी। तो उनको अजीब लगता था कि ये छोटे वर्ग के लोग हमारे सामने क्यों दिखाई दे रहे हैं, इनके घर को यहाँ से खाली करा दिया जाएगा तो मेरा घर के सामने मैदान हो जाएगा। तब इन्होंने कई बार धमकाया, डरवाया, लोगों को हड़काया कि खाली कर दो और आप लोग जो है हमारे पीछे वाली ज़मीन पर आप लोग चले जाओ। अब जो लोग अपना पुश्तैनी ज़मीन बना कर रखे हुए हैं काफ़ी समय से, अब वो लोग अपना ज़मीन छोड़ कर कैसे जाएंगे? तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक नियत बना लिया ज़बरदस्ती कब्जा करने की जी। तो अब इन्होंने सरकार उनकी थी, जिला अध्यक्ष थे, डीएम उनके थे, स्थानीय मंत्री भी जो मंत्री थे वो उन्हीं के थे, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के थे। तो इन्होंने 12 बजे रात को बुलडोज़र बुलाया और सीधे जो है फलदार वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ, आम के थे, अमरूद के थे और तमाम वृक्ष वहाँ लगे हुए थे। तो इसको कटवाना शुरू कर दिया। अब ये आदमी, घर के लोग चिल्लाने लगे कि यार ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उस समय भाई ये फोर्स लगा दिए हैं और अपना बुलडोज़र चाटो खड़ा कर दिए हैं, अपना पेड़ कोई काट रहा है, कोई घर गिरा रहा है। अब वहाँ लोगों के अंदर गुस्सा आया कि भाई हम गरीब लोग हैं, अब हम लोगों की सुनवाई कैसे होगी? तो वहाँ हमारे स्थानीय एक नेता थे, वो वहाँ काम करते थे, 2007 में वो चुनाव लड़े थे तो दूसरे नंबर पर थे। तो लोगों ने उनको बुलाया कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ, रात को ये बिना नोटिस के, बिना किसी वजह के ये हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। रात को हमारी सेना पहुंची वहाँ, जब गए तो देखा कि पक्के मकान, घर, कच्चे मकान, सारे पेड़ काट करके गिरा दिए गए।
और गिरा करके कह रहे हैं कि अब यहाँ से चले जाओ। अब लोग वहीं में, ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना बड़ा ठंडी होता है, और ठंडी के समय वो लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी का चल रहा था कार्यक्रम। उस समय बड़े स्थिति भयावह थी, लेकिन लोगों को क्या है कि न्याय के लिए चिल्ला रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाकर कहा कि चलो हम आपकी बात डीएम तक पहुँचाते हैं। तब बात हमारी डीएम तक पहुँचाने के लिए जब हमारे 5 सदस्यीय टीम गए डीएम के यहाँ बात रखे, तो अब डीएम भी तो उस समय सरकार के ही थे। तो सरकार कहे कि भाई अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे कि कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने तो आश्वासन दे दिया कार्रवाई करेंगे जी। तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जब ये बात की खबर लगी तो उन्होंने कहा कि सभी लोग अनशन पर बैठ जाओ और अनशन पर बैठ करके एक मांग करो कि जब तक इस तरह का जो घटना किया है ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी और जो घर गिराए गए हैं उनके घर नहीं बनाए जाएंगे, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। लगातार 8 दिन का क्रमिक अनशन तय हुआ। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 8 दिन का क्रमिक अनशन तय किया और 8 दिन लगातार क्रमिक अनशन चला। 8वें दिन के बाद जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस क्रमिक अनशन में स्वतः पहुंचते हैं। तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार अपने गुमान में रहती है और लोग अपने गुमान में रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, जो बसपा कार्यकर्ता जी। अब वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई देखिए हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे और शासन प्रशासन को एहसास कराएंगे कि गरीबों के साथ अन्याय करने का खामियाजा क्या होता है। अब 1 जनवरी 2012 का दिन था और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वतः वहाँ पहुँच गए। अब पहुँच करके धरने में बैठ गए। 10,000 की संख्या वहाँ इकट्ठा हो गई माननीय नेताजी को सुनने के लिए कि न्याय के लिए खड़े हुए हैं। बहुत सारे नेता वहाँ आए और हम लोगों ने कहा कि अब कमिश्नर के यहाँ जाया जाएगा, कमिश्नर को पत्र दिया जाएगा कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक धरना स्थगित नहीं होगा। कमिश्नर बड़ी हुम्मा के बाद तब कमिश्नर साहब ने बुलाया। अब बुलाने के बाद उसी समय मैं स्कूल में था जी। तो मुझे लगा कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच में काम करते हैं, तो इनकी बात जनता सुनती है कि नहीं सुनती है? अच्छा, नेता की बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? क्या इनके साथ लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? खाली झूठा ले घूमते हैं अपना गाड़ी। तो हम उस समय हमारे उस समय डर था, माननीय नेताजी से डर था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों राजनीति में आ रहे हैं। तो उनका ये था कि जो शिक्षा क्षेत्र में जो लोग हैं वहीं रहेंगे। अच्छा, उनका था कि आप शिक्षा करिए, राजनीति में न आइए। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जरा देखा जाए कि हमारे नेता मीटिंग करते हैं तो बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं समझते। हम समझने के लिए गए थे वहाँ कि देखा जाए क्या हो रहा है वहाँ। तो ये हुआ, देखा तो मैं गया, तो मैं मुड़ी ऐसा ही, उसमें ठंडी का समय था, गमछा था, ये मोफलर था और जैकेट था पहना हुआ था, मुंह बांधा हुआ था पूरा बकायदे। अब मुंह बांध करके छुप करके मैं गया। बैनर लगा हुआ था उस समय। बैनर क्या है तो वो लिखा हुआ था, बैनर था उससे लिखा होता है वॉल पेंटिंग से, उसमें लिखा था। मैं उसी के नीचे जाके बैठ गया। अब बैठा तो सारे नेता पहचान नहीं रहे क्योंकि मुँह बांधा हुआ था। चुप मार के बैठा, देख रहा हूँ तो नाराबाजी हो रहा है, हल्ला उल्ला हो रहा है। अरे भाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब पूरा एकदम जोश में सब भाषण दे रहे थे। एक नेता खड़ा हुआ तो अलग जोश पैदा कर रहा है, दूसरा खड़ा हुआ अलग पैदा कर रहा था। हम कहे कि लगता है ये सब झगड़ा कर देंगे क्या यहाँ। तो धीरे धीरे जब 4-5 नेता बोलने के बाद जब अंतिम नेता बोल रहे थे, उस समय एक कमिश्नर के यहाँ से एक मैसेज आया कि भाई अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के हमारे यहाँ आइए और हम लोग आपकी बात सुनेंगे। ये बात का मैसेज आया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे 5-7 कार्यकर्ता वहाँ पत्र देने के लिए गए कि चले गया। उसी समय मैं भी पीछे ऐसे मुंह ढक करके पीछे जा रहा गया। देखा अंदर जैसे ही गेट में एंट्री कर, जैसे ये गेट है ना, ऐसे गेट एंट्री किया, गेट खुला, गेट एंट्री हुआ और गेट बंद हो गया। अब जब 10-12 लोग घुसे, अब बस उसी में पुलिस लाठी ली, अब बस लाठी भाजना चालू कर दी। अच्छा। उसमें हमारे कार्यकर्ताओं किसी का हाथ टूट गया, हमारा भी हाथ टूट गया, किसी का अंगूठा टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया, मतलब कार्यकर्ता वहाँ घायल हो गए। तो उस समय तब लोग पहचाने ये कैसे यहाँ आ गए। अब उस समय भाई अब लाठी चल रही है तो उसमें ये नहीं हो क्यों यहाँ आए। अब उस समय मैं नेता को अपने बचाने में लगा। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा कि वो वीडियो किस तरीके से मैं उस समय नेता को बचाने, पुलिस मार रही है लाठी सीधे डायरेक्ट, सर पर मार रही है, पीठ पे मार रही है, हाथ पे मार रही है, पैर पे मार रही है। वहाँ CO सिटी एसपी सिटी आते हैं और आकर कहते हैं खबरदार कोई लाठी नहीं चलाएगा।
तब तक लाठी चल चुकी थी, तब तक चल चुकी थी, तब तक लाठी चल चुकी थी, मार के सुपहा बना दिया गया था। और उसके बाद जब सब भागने लगे, जब कमिश्नर और सीओ सिटी आए, एसपी सिटी आए, तो गेट खुल गया और सभी लोग भागने लगे। तो भाई मार खा रहे हैं तो बचाव के लिए सब भागने लगे। अब उसी समय वाटर कैनन और तमाम जनपदों के फोर्स सब देखा, पूरा एकदम लाव लश्कर ऐसा लगा हुआ है कि मार के सब हमारी जनता को सुबह कर देंगे। अब उसी समय सीओ सिटी और एसपी सिटी आते हैं और सबको वाटर कैनन में कहते हैं पकड़ो इनको, ले चलो थाने पर। ऐसे ही बड़ा जोर से, वो जोश में कहा, ले चलो इनको थाने पर, इनकी नेतागिरी सही कर देंगे। अब न्याय की उम्मीद किया गया था, अब तो थाने की बात होने लगी। तो हमारे नेता ने कहा चलो हम आगे चलते हैं, न्याय के लिए हम लोग जेल भी जाना होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे नेता अपने वाटर कैनन में उठा करके पुलिस बैठा दी। एक नेता चढ़ा, 2 नेता चढ़ा, 3 नेता चढ़ा, 4 नेता चढ़ा, 9 नेता चढ़ गए। और तब तक उसी में हमको भी सब पकड़े, आप भी चढ़ गए, ऐसे पकड़े और चढ़ाना चाहे तो सरक गए। अब सरके तो हम सीधे टायर के नीचे आ गए। अच्छा। और जब टायर के नीचे आए तो मैं सीधे टायर के नीचे से भागा जनता के बीच में। और जनता के बीच में जा करके भाई वहाँ कहें भाई शांति बनाइए, शांति बनाइए, किसी प्रकार का जो है उग्र आंदोलन नहीं करना है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, अब हम लोग न्याय संगत बात करेंगे, कानून के साथ काम करेंगे। हमारी लड़ाई जब तक हमारे नेता को गिरफ्तार, तो उस समय आपको ये इन सब चीजों की समझ थी? हाँ भाई, अब हम बीएस 3rd ईयर कर रहे हैं तो इतना स्कूल में थे आप? हाँ, राजनीतिक समझ तो इतना होती ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम न पढ़ते या नहीं समझ रहे हैं कि राजनीति में गलत क्या है और सही क्या है, थाने क्या होते हैं, तहसील क्या होते हैं, वो तो समझ इतना था ही। क्योंकि हम लोग भाई उसी खानदान से हैं, पुश्तैनी हम लोगों को वही सिखाया जा रहा है, डेली वही कार्यक्रम चल रहे हैं, घर पर रहते हैं तो वही सब दिखाया जाता है कि ये थाने पे ये हो रही है, ब्लॉक पे ये हो रहा है, तहसील पे ये हो रहा है, लोगों की समस्याएं आ रही, सुन रहे हैं। अब वाटर कैनन में बैठा कर लेकर लोग थाने पे चले गए। अब थाने में ले जा करके रात को 11 बजे रात को सब कहें कि ये वहाँ के सीओ, वहाँ के यसो कोतवाली के, कैंट के कोतवाली था, वहाँ के कहे इन लोगों को मार करके यहीं। उसमें इशारा क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री, 2 मंत्री वहाँ थे हमारे समाज के, जो सर्किट हाउस में बैठे थे। और वो सर्किट हाउस में बैठ करके वहाँ डीएम को इशारा कर रहे थे कि इन लोगों को इसी समय इनकी राजनीति खत्म कर देना, मार, क्योंकि उभर रहे थे राजनीति और उनकी राजनीति खत्म हो रही थी, तो मार करके इनको सुपहा कर दीजिए ताकि राजनीति उठ ना सके। अब उन लोगों ने जैसा निर्देश किया वैसे ही वहाँ कोतवाल, वहाँ का सीओ मिल करके करना है। लाठी और मुंह पर हेलमेट और पीठ पर बैग लगा करके लोग लाठी लेके आ गए थाने के अंदर मारने के लिए। अच्छा। अब 10 लोग जो 9 लोग अंदर हैं, मारने की तैयारी हो रही है, पूरा एकदम हवा बना रहे हैं कि जल्दी। तब तक खबर टीवी अखबार में चलने लगा, टीवी पर मतलब चलने लगा, उस सोशल मीडिया कम था, टीवी पर चलने लगा, जो लोकल सिटी चैनल होते हैं उस पर चलने लगा। तो स्थानीय जो आज प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, कांग्रेस पार्टी के, उस समय वो विधायक थे, तो वो गए थे मिर्जापुर। तो उनको किसी तरह से पता चला कि राजभर जी की सेना थाने में बंद हो गई है और राजभर जी खुद हैं और पुलिस वहाँ उनको मारने की तैयारी कर रही है। तो वो भागे 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 वहाँ थाने में आते हैं और सीधे कहते हैं कि अगर एक भी लाठी राजभर के ऊपर पड़ेगा तो ये पूरे थाने को फूंक दिया जाएगा। अच्छा। ये उत्साह उन्होंने दिया। अब सारे दरोगा और वहाँ कोतवाल और ये सीओ सब डर गए, अरे भाई इतनी तगड़ा नेता है ये, और क्योंकि उनकी एक अलग छवि है वहाँ, एक अलग दबदबा था उसमें, और उस आधार पर लोग डर गए कि नहीं इस तरह से नेता के साथ नहीं करना है। हुआ भाई ठीक है। फिर रात को 1 बजे के बाद इन लोगों ने कोर्ट में ले जा करके मेडिकल वोटिकल करा करके सुबह ले जाके पेश कर दिया। पेश करने के बाद भेज दिया जेल। तो जैसे आज 8 तारीख है ना, 9, वैसे ही उस समय 8-9 तारीख का डेट था, खिचड़ी का समय आ गया था जो अभी आने वाला है। ऐसे ही खिचड़ी से मात्र 1 दिन पहले हम लोगों को जेल से बेल मिलता है। अब जेल तो उस समय हमारा हाथ टूट गया था, पुलिस हमको खोज रही है, उसी समय पुलिस खोज रही है क्योंकि अखबार में फ्रंट पेज पर छपा हुआ था, एकदम फ्रंट पर जैसे लाठी लिए हुए एकदम छपा हुआ था। अब जज कह रहा है कि जो लाठी भाज रहा है इसको गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। वहाँ के सीओ को लगा दिया कि गिरफ्तार, 5 टीम बना दी गई कि छापेमारी हो रही थी हमको पकड़ने, हम जनता के बीच में घूम रहे हैं। अब मुँह बांध करके खूब होर्डिंग पोस्टर और कार्यकर्ताओं को सांत्वना दे रहे हैं, इकट्ठा करके मना कर रहे हैं कि किसी तरह उग्र नहीं करना। घटना उसी समय बड़ी हो जाती है। गाजीपुर की जमानिया थाने में पीला गमछा लेकर के कुछ बिंद समाज के लोगों ने चौकी को फूंक दिया। अच्छा। अब ये हुआ कि अरे भैया पीला गमछा वाले यहाँ चौकी फूंक दिए हैं, इन लोगों पर मुकदमा बढ़ा दो। अब उधर मुकदमा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तब बाद में पुष्टि हुई कि अरे ये तो दूसरे सामाजिक संगठन वाले हैं। पहला मुकदमा तभी हुआ आपके ऊपर? उसी समय मुकदमा हुआ। ये उसके बाद अज्ञात में मुकदमा किया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जेल से रिहाई हुई तो जनता के बीच में पहला सवाल ये था कि अब अगला कदम
माननीय ओम प्रकाश राजभर आपका क्या है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगला कदम यह है कि जिस कुर्सी पर बैठ करके बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को जेल में डालने का काम किया, अच्छा। हमारा पहला मकसद होगा कि उस कुर्सी से उतार करके उनको उस जगह पहुंचाना है जिस जगह थाने में हम लोग 9 लोग बैठे हैं, उनका सदस्य 9 तक नहीं पहुंचेगा। और 2012 के चुनाव आए, आपने परिणाम देखा कि बीएसपी की ये हालत हो गई कि दहाई तक नहीं पार कर पाए। और पूरे प्रदेश में जो राजभर समाज का बहुसंख्यक वोट बसपा को जाता था, उसमें 80% गिरावट आ गया। जहां 20,000, 25,000, 30,000 से जीतते थे। और हम लोगों ने एक यात्रा निकाला, संपूर्ण जन न्याय संदेश यात्रा। वो संपूर्ण जन न्याय संदेश यात्रा का मकसद ये था कि जिस समाज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग निकले थे, ऐसे तमाम जातियां हैं जिनको आज तक कोई न्याय दिलाने के लिए लड़ नहीं रहा। हम लोग लड़ने के लिए पूरा एकदम पूरे हर जनपद में यात्रा निकाल करके गांव-गांव जाकर जगाया। और जगाने का ही नतीजा था कि 2012 में जो टेम्परेचर बढ़ रही थी बीएसपी की, वो टेम्परेचर डाउन हो गई और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद तो हम लोगों को यह लगा कि पहली बार माननीय नेताजी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए कि अब जनता की अदालत में चला जाए। अब 12 के चुनाव में जनता की अदालत में हम लोग उतरे और उसी समय हमें प्रचार करने के लिए भेजा गया कि अब चलिए अपने दुख को बताइए कि जनता आपके साथ क्या अन्याय हुआ है और आप जिसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते उसके साथ क्या। हमने जाकर बताना। अब उसमें बोली आउते न रहा, उसमें डर लगत रहा कि अब जनता के सामने कैसे खड़ा होए, कैसे बोली। अब खड़ा हो तो ढक ढक कांपे लगी, कुछ मुँह से आवाज़ें नहीं निकले। अब धीरे धीरे जब होने लगा तो जनता के बीच में समझाने का तरीका, बोलने का तरीका धीरे धीरे सीखने लगे। और जो नेता बोलते थे उसी में 2-4 लाइन हम लोग बोलते थे, उसके बाद बंद कर देते थे, डर के मारे बैठ जाते थे। ये स्थिति थी। वहीं से राजनीतिक शुरुआत हुआ। और उससे पहले हम लोगों ने एक टेस्ट किया था छात्र राजनीति में, जो वो होता है छात्र संगठन का चुनाव। काशी विद्यापीठ में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी किया था, जिसमें बाद में वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय रंगदारी और धन का बहुत दुरुपयोग होता था। तो उस समय हम लोगों ने मना कर दिया, तो हम लोग मान गए थे। बात यहाँ से जेल से बाहर आने के और संपूर्ण जन न्याय संदेश यात्रा तक राजनीति की समझ हल्का हल्का हो गया कि यहाँ न्याय पाने के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है और जनता के बीच में उनको न्याय दिलाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। और आने वाले समय में संघर्ष का रास्ता जब होता है तो उस सफलता के रास्ते पर आदमी पहुंचता है। जैसे आपने शुरू किया कि जो आपकी राजनीतिक सफर है वो बुलडोजर से शुरू हुआ, तो आजकल आप देख रहे होंगे बाबा का बुलडोजर खूब दबा के चल रहा है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बाबा का बुलडोजर है वो सिर्फ जाति विशेष पे चलता है और योगी की सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है, ठाकुरों का दबदबा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी सरकार थी तो उनका दबदबा था। उनके थाने पर दरोगा होते थे, उनके सीओ होते थे, उनके कप्तान होते थे, उनके डीएम होते थे। तब दबदबा किसका था? वो तो कहते हैं हम पीडीए लेके चलते हैं। देखिए, ये फर्जी पीडीए है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। ये जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए का पी शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। पिछड़ा मतलब होता है यादव, इनका ये पिछड़ा मतलब यादव होता है। दलित में मतलब इनका दलित कुछ नहीं होता है, इनका दलित मतलब डिम्पल होता है। अच्छा। और ये मतलब होता है अखिलेश। हाँ। बस इतना ही है। पिछड़े में ये यादव होते हैं, उसके बाद ये डिम्पल होती है, उसके बाद अखिलेश होते हैं, उसके अलावा इनका कुछ नहीं होता। ये झूठ बोलते हैं। आप बताइए कि इनकी शासन 20 साल तक रही है। 20 साल के शासन में किसी राजभर को, किसी बंजारा को, किसी बारा को, किसी अर्कवंशी को या किसी नाई को, किसी बांसफोर को, किसी अन्य कमजोर वर्गों को जो पिछड़े वर्ग में, क्या इनको कभी पिछड़े का हिस्सा देने का काम किया या कभी इनको पिछड़ों में गिनने का काम किया? बड़े पैमाने पर जब नौकरियां निकलती थी, चाहे पुलिस की हो, लेखपाल की हो, तहसीलदार की हो, चाहे ये जो भी भर्ती इनकी सरकार में निकली, आप उठाकर रिजल्ट देखिएगा तो 86 में 56 अकेले यादव करते थे। तब उस समय पिछड़ा याद नहीं आता था। ये तो कहते हैं कि जो है विपक्षी पार्टी है, जो सत्ताधारी हैं, उनमें परिवारवाद हो रहा है। कहते हैं कि सुभाषपा में परिवारवाद है, भाजपा में परिवारवाद है। देखिए, होता क्या है कि परिवारवाद का परिभाषा क्या होता है? पैराशूट से जो उतरता है, हाँ, वो परिवारवाद कहलाता है। अच्छा। संघर्ष के रास्ते से जो जाता है, संघर्षवादी कभी परिवारवादी नहीं होता। हम संघर्ष करके अपनी पहचान बनाए, हम किसी के बदौलत नहीं पहचान बनाए। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर साहस नहीं है, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है और आपके पिता मुख्यमंत्री हैं और आपको लॉन्च कर दें तो वो परिवारवाद होता है। हमें लॉन्च करने वाला कोई नहीं है।
हम स्वतः लॉन्च होते हैं। हमारे अंदर क्षमता नहीं है गाड़ी से चल करके 4 लोगों को समझाने की, तो फिर हमें कौन लॉन्च कर सकता है? किसी के कहने से कोई लॉन्च हो जाएगा? किसी की आप बोलने से कोई हो जाएगा? व्यक्ति के संघर्ष, व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का जनसेवा, उनके विचार उनको आगे बढ़ाता है। और वो क्या किए हैं? सोने के चम्मच में उतरे, चम्मच से खाए, लंदन पढ़ने गए, लंदन से आए। क्या पता उत्तर प्रदेश में बथुआ क्या होता है? पूछ लीजिए कभी उनसे कि बथुआ खेती कैसे, बथुआ पैदा कैसे होता है, बता ही नहीं पाएंगे। मोथा क्या होता है, उनसे पूछिए मोथा क्या होता है, बता ही नहीं पाएंगे। दूब क्या होता है, उनको पता ही नहीं। तब सोचिए कि जो जमीन पर जाता है, हम लोग जहाँ बैठे हैं ये सब दूब है, और उनसे अब पूछिएगा तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि ये मोथा क्या होता है। जिस व्यक्ति को मोथा के बारे में पता नहीं है कि किसान जब अपने खेत में जाता है तो उसके खेत में मोथा पैदा हो जाता है, उनको मोथा के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इसका मतलब वो परिवारवादी है, इसलिए है कि वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लंदन से पढ़ के आए हैं, हम अच्छे से जो है देश चला सकते हैं। देखिए इतना बढ़िया देश चलाए कि उन्होंने जातिवाद को पैदा कर दिया। लोहिया जी ने जातिवाद खत्म करने की बात किया। इन्होंने क्या किया? जब लोकसभा का टिकट दिया तो अपने जाति को अपने परिवार में दिया कि नहीं दिया? देखिए लोकसभा में अध्यक्ष के बाद जो उनके लोकसभा का जो प्रतिनिधि बनाया जाता है, उनका प्रतिनिधिमंडल जब वहाँ बनता है तो उनके परिवार का बनता है। चाचा राम गोपाल यादव बनते हैं लोकसभा, यहाँ विधानसभा में वो स्वतः बन जाते हैं। फिर वो संगठन में जब देखिए तो सब एक तरफ से यादव भरे पड़े रहते हैं, तो और उसके बाद कहाँ रहता है? हर जगह तो उनका परिवार रहता है। 5 ठो सांसद बने तो 5 तो उनके परिवार के। वो तो योगी पे आरोप लगाते हैं, सीएम योगी पे बोलते हैं कि ये धनंजय सिंह के यहाँ बुलडोजर कब चलेगा, और जितने भी ठाकुर लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखा जाता है कि ये ठाकुर हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। देखिए उनकी सरकार में यहाँ बम ब्लास्ट होता था, तब क्यों नहीं बुलडोजर चलाते थे? तब तो उनका मुकदमा वापस करने की चिट्ठी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? देखा, प्रदेश देखा है, देश देखा है। जब उनकी सरकार में उनके कार्यकर्ता गरीब की जमीन लूट लेते थे तो गरीब को जमीन दिलाने के लिए तो कभी बुलडोजर लेके नहीं खड़े हुए। अगर वहाँ जमीन दिलाने के लिए किसी ने काम किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर लेके खड़े हुए कि जो समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगाकर जो लोग जमीन कब्जा करते हैं उनको गरीब का जमीन दिलाने के लिए वहाँ प्रयास किया गया, और वही हुआ। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उसका एक नियम है कि कहीं किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ है और कोई ताकतवर आदमी उसकी ज़मीन कब्जा किया है तो उसकी ज़मीन छुड़ाने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। ये नहीं कि ज़मीन कब्जा करने के लिए। ये क्या करते थे? ज़मीन कब्जा करने के लिए अपनी लाल टोपी लगा कर झंडा गाड़ देते। जो ज़मीन जैसे नहीं जिस पे सपा का झंडा वही उनका ज़मीन, ये चीज़ें उनकी थी। तो अब तो वो बदल गया है। अब वो चाह रहे हैं कि वही कार्यक्रम शुरू हो जाए, हमारी सरकार आ जाए, ताकि हम गरीबों का ज़मीन लूटें, थाने में बैठ के दलाली करें, जनता के साथ अन्याय करें, गरीबों के साथ शोषण करें। वही तो काम करते थे। जैसे इनके पास पीडीए है, तो आपके पास ऐसा क्या है? ऐसा कुछ आप तैयार कर रहे हैं अपना? 2026 में भी पंचायती चुनाव आएंगे, फिर 2027 में विधानसभा चुनाव आएगा, तो ऐसे कहा जा रहा है कि 2026 के जो पंचायती चुनाव हैं उससे आप 2027 का विधानसभा चुनाव साधने में लगे। ये बताइए उनका पीडीए है क्या? पीडीए में क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कभी कभी वो क्या कहते हैं मालूम है? पीडीए का कई भाषा बताते हैं। अब वो खुद कंफ्यूज बेचारे हैं कि हम पीडीए का मकसद क्या बताएं। कभी वो कुछ और बताते हैं, कभी कुछ और बताते हैं, कभी असली बात नहीं बताते हैं कि पीडीए का मकसद क्या है। वास्तविक देखिए पीडीए क्या है। पीडीए का हिस्सा निषाद है, वो किसके साथ है? पीडीए का हिस्सा राजभर है, वो किसके साथ है? पीडीए का हिस्सा मौर्या कुशवाहा है, वो किसके साथ है? पीडीए का हिस्सा पटेल है, वो किसके साथ है? पीडीए का हिस्सा जैन चौधरी है, वो किसके साथ है? जाट बिरादरी, वो किसके साथ है? अब आप अगर बड़ी आबादी की समाज देखेंगे तो जितने पीडीए के मजबूत वोट समर्थन वाले, वो जिनके जनाधार वाले लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। उनके साथ क्या है? दगे हुए कारतूस, जो वो 10 वोट दिलाने की क्षमता नहीं रखते हैं, उन्हीं को पीडीए कहते हैं। अभी आप बताइए, चैनल पर चैलेंज करता हूँ, अखिलेश जी किसी राजभर के दरवाजे पर कभी जाते हैं? किसी के दुख में खड़े होते हैं? किसी के सुख में कभी खड़े होते हैं? वो कब जाते मालूम है? जहाँ उनकी बिरादरी की बात आएगी वो फट से पहुँच जाए। अब उठा के देखिए, उदाहरण के तौर बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं यम वाई हमारा मजबूत समीकरण। यम से रमाकांत आते हैं यादव, मतलब या वाई से रमाकांत यादव आते हैं, यम से आजम खां आते हैं। दोनों को उठाकर देखिए कि ना वो आजम के यहाँ जाते हैं, जेल में है ना, चले जाए नहीं जाएंगे।
जेल में मिलने भेजने तो वाले गए कौन थे है? मीटिंग अरे में। जब बाहर बेचारे आ गए किसी तरह से जान बचा के बाहर निकले, तो इन लोगों ने ऐसा करतूत उनके साथ कर दिया है कि वो बेचारे जेल से बाहर आ ही नहीं सकते, वो हमेशा जेल में रहेंगे। अच्छा, इन लोगों ने अच्छा, किया हाँ है। बिल्कुल किया। अच्छा बताइए, ये भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में तो ऐसा हुआ नहीं। जो कुकर्म उन्होंने किया वो किसकी सरकार में किया? वो उन्हीं की सरकार में किया। वो किसके संरक्षण में किया? उनकी संरक्षण में किया ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब वाई की समस्या आती है, वाई के न्याय की बात आती है, तो रमाकांत यादव को न्याय दिलाने के लिए जेल में चले जाते हैं। अच्छा। देखिए, अब वहीं उनके यहाँ जेल में मिलने जाएंगे, लेकिन आजम खां के जेल, क्योंकि मुसलमान, यहाँ 18% की आबादी है, यहाँ 8% की आबादी है, तो ये 8% नाराज न हो, भले 18% चिल्लाता रहे, मर जाए, चिल्लाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यादव नाराज ना हो। बस उनकी लड़ाई यादव के लिए है, उनकी लड़ाई और किसी की लड़ाई नहीं है। वो सिर्फ यादव समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और वो भी जो मजबूत है, जो उनके साथ है। कमजोर के साथ कहाँ रहते हैं? वो भी यादव में दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी जो है कमजोर, जो हमारे साथ है, जो मजबूत है उनके साथ। दूसरी चीज़ क्या है, हमारी सरकार की जो योजना है, अब ये कहेंगे राशन हम दे रहे हैं, तो क्या राशन पर कहीं लिखा है कि यादव को नहीं मिलना चाहिए और मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए? हम उसको भी दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि है, क्या कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ यादव को नहीं मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा? हम उसको भी दे रहे हैं। अगर गैस का कनेक्शन दे रहे हैं तो हम दोनों को दे रहे हैं, या सभी को दे रहे हैं। हम शौचालय बना रहे हैं तो सबका बना रहे हैं, मकान दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, या हम पानी का जो व्यवस्था दे रहे हैं कि पानी का कनेक्शन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। तो बताइए, हम तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार में क्या था कि इस बस्ती में काम होना चाहिए, उस बस्ती में नहीं होना चाहिए। लोहिया ग्राम योजना बनेगा तो लोहिया ग्राम वही बनेगा जो यादव बाहुल्य होगा। अच्छा। और जो चौहान, राजभर, निषाद, प्रजापति, गोंड, लोहार, इनका गांव रहेगा तो नहीं बनेगा। क्यों? उनका विकास नहीं होना चाहिए, इनका विकास होना चाहिए। ये है उनका असली परिवार, वो ऐसा है उनका राजनीतिक, उनकी पीढ़ी है, उनका वो विचार का पीढ़ी है। अच्छा, 26 में चुनाव आ रहे हैं, पंचायती चुनाव, तो उसमें क्या कुछ करने वाले हैं? और फिर 2027 भी करीब है, अगले साल ही है, तो क्या कुछ रणनीति है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जिला पंचायत के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। ये संगठन चुनाव लड़ता है, और ये एक तरीके से विधानसभा का सेमीफाइनल माना जाता है। सेमीफाइनल में जो स्थानीय जिला अध्यक्ष होते हैं और स्थानीय संगठन होते हैं, वो आपस में तय करते हैं जिला पंचायत कौन लड़ेगा, प्रधान कौन बनेगा, बीडीसी कौन बनेगा। वो अपने स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। तो जो वो 5 साल जमीन पर संघर्ष कर रहते हैं, उसी आधार पर समीक्षा होती है कि हमारे काम की समीक्षा लोग प्रधान बनाते हैं, बीडीसी बनाते हैं, जिला पंचायत बनाते हैं। तो हम लोगों की पार्टी अभी तक 911 लोगों का आवेदन किया है जिला पंचायत लड़ने के लिए। 2000 से ज़्यादा जिला प्रधान बनाने के लिए हम लोगों ने लोगों को तैयार किया हुआ। 3500 से ज़्यादा बीडीसी की तैयारी कर लिया। तो हम लोगों के यहाँ लगातार लोगों के आवेदन आ रहे हैं, बहुत तैयारियां भी चल रही है। पिछली बार हम लोगों ने 176 सीटें जीता भी था। 300 से ज़्यादा सीटें हम लोग 20 वोट से लेकर के 300 वोट के बीच में हार गए थे। जो हारे हुए सीट थे, सेकंड रनर थे, हम उन सीटों को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य बने, प्रधान बने, बीडीसी बने, ताकि हम लोग अपना प्रमुख भी बना सकें, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना सकें और इस अभियान को आगे बढ़ा सकें। तो सभी राजनीतिक दल अपना अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई गठबंधन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होता है। सभी कार्यकर्ता अपने क्षमता अनुसार जो काम किए रहते हैं, उसका परिणाम जनता के बीच में जो उनको मिलता है, जो जीतता है वो पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, जो हारता है वो भी पार्टी के साथ खड़ा होता है। अच्छा, अखिलेश यादव साहब की इतनी क्या है दुश्मनी, मतलब क्या आप दोनों के बीच में इतनी खटास क्या है, क्यों रहती है? कहाँ हमारी उनसे खटास है? कौन कहता है देखिए, खटास आपने है? इतनी बातें करी हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, तो वो यही सोचेंगे ना कि आपके बीच उनके बीच कुछ खटास है। नहीं, देखिए, ये बातें कहने की है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो भी राजनीतिक दल है, हम भी राजनीतिक दल है। जिस पद पे वो हैं उसी पद पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हाँ, बस उनके ऊपर ये लेबल लगा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जो काम वो करते हैं वही काम हम लोग करते हैं। जो झंडा लेके वो चलते हैं वही झंडा हम लोग लेके चलते हैं। बस उनका कलर दूसरा होता है, हमारा कलर दूसरा हो। जो निशान वो लेके चलते हैं वो निशान हम लेके चलते हैं। जो कुर्ता पैजामा वो पहनते हैं वही कुर्ता पैजामा हमारा, वो बस कलर अलग है। बस ये है, सिद्धांतों का है, सामाजिक न्याय का। जैसे हम लड़ाई इसलिए उनसे लड़ते हैं या उनके लिए समझाते हैं कि आज़ादी के 78 साल हो गए, सन 52 से वोट पड़ रहा है
और अभी तक आज़ादी के बाद से अब तक पिछड़े समाज में जो 27% आरक्षण मिलता है, क्या अखिलेश जी ने कभी ये कोशिश किया कि जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग, उनको आरक्षण मिले? इसकी अगर लड़ाई कोई लड़ता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी, अरुण राजभर के अलावा कोई नहीं लड़ता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि 27% आरक्षण का विभाजन कर दीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक कर दीजिए, 7% में मजबूत कर दीजिए पिछड़े वर्ग को, 9% में कमजोर पिछड़े वर्ग कर दीजिए और 11% एकदम कमजोर कर दीजिए, ताकि पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक की भर्ती, जो भी भर्तियां हो उसमें इनकी भी भागीदारी हो। अब इस बात का विरोध अखिलेश जी करते हैं तो क्या उनसे न कहा जाए कि आप विरोध क्यों करते हैं? हमने देश के प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचाया कि भाई देखिए, पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय देने की जो मुहिम सरकार की है, अंतिम कतार में व्यक्ति को सामाजिक न्याय से जोड़ने की जो मुहिम चल रही है, उसमें भारतीय समाज पार्टी इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहती। तो उन्होंने क्या प्रपोजल, हमने कहा राज्य में हम लोगों ने एक समीक्षा किया था सामाजिक न्याय समिति की, उसमें 244 जातियों में 79 जातियां ही सिर्फ प्रभावित हैं, राजनीतिक ताकत ले रही हैं, सामाजिक ताकत पा रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। तो बाकी जो शेष जातियां, उनको भी ये सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए मैं विचार करता हूँ। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। क्या कभी अखिलेश जी ने कांग्रेस को समर्थन किया, कभी कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए? नहीं कहा। हम लोगों ने कहा करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दिया। पिछड़ों को नीट में आरक्षण नहीं था, हम लोगों ने नीट में आरक्षण कराने का काम किया। फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग का गठन कराया। अखिलेश जी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। अच्छा। और जानकारी भी नहीं होगी कि रोहिणी आयोग क्या है। जब रोहिणी आयोग का सदन में प्रस्ताव आया कि रोहिणी आयोग का गठन करना है, तो अखिलेश जी ने विरोध किया था वहाँ कि नहीं नहीं, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं मिलना चाहिए, इनके साथ हम खड़े नहीं हैं। अब उस समय जब रोहिणी आयोग का गठन हुआ, उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी ने कमेटी गठित किया, 5 सदस्यीय टीम बनाया और उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे किया। रोहिणी आयोग में 4244 जातियां सर्वे में आई थी, जिसमें मात्र 2200 जातियां ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े दलित समाज में भागीदार हो रही हैं, बाकी सभी जातियां अछूत हो रही हैं। अब उनको इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने कहा कि हम देश में अब पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक करके, दलित अति दलित महादलित करके दलित और पिछड़ों में आरक्षण देंगे। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा कि कमजोर दलित समाज को भी आरक्षण तभी मिलेगा जब कोटे में कोटा होगा। कोटे में कोटा का विरोध किसने किया? अखिलेश जी ने किया, कांग्रेस ने किया। तो इसका मतलब कि ये खुद नहीं चाहते हैं कि आरक्षण इनको मिले और ये सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, राजनीतिक भागीदारी मिल सके, ये तो खुद नहीं चाहते। इसी बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जब देश में यह फैसला हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में आबादी ज्यादा होती है, कुछ राज्यों में कम होती है, उस अनुपात में आरक्षण तय नहीं हो सकता। हमने कहा तो जाति जनगणना कराइए। तो देश में हम लोग 20 साल से चिल्ला रहे थे, फैसला माननीय प्रधानमंत्री से करा दिया कि जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उससे दर तय हो जाएगी। अब इस बात को जैसे ही हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया, अखिलेश जी की टायर का छुच्ची खुल गया, हवा निकल गई। जब हवा निकली तो अब वो उनका जुबान से बात बंद हो गई। अब पीडीए चिल्लाने लगे कि अब तो जाति जनगणना हो जाएगी तो पीडीए की संख्या दिख जाएगी, तो हम राजनीति में ताकतवर हो जाएंगे। तभी तो यह बात समझ में आ गया कि आप जो सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, सामाजिक न्याय देना नहीं चाहते हैं, वो सामाजिक न्याय के लिए ही देश के प्रधानमंत्री ने फैसला किया है। देश में रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आने वाले कुछ समयों बाद 2-2.5 साल के अंदर ये रिपोर्ट भी लागू होगी और सभी वर्गों को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, बराबरी का अधिकार, वो सबको मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग जनता के बीच में जन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। अभी देखिए 62,244 पुलिस की भर्ती हुई। अगर ये कोटे में कोटा होता तो 210 जनरल का मेरिट बना था, 186 पिछड़े वर्ग का बना था, 146 अति दलित समाज का बना था। अगर ये कोटे में कोटा हुआ होता तो क्या ये 7%, 9%, 11% वालों की भागीदारी होती कि नहीं? ये होती, लेकिन यही काम ना हो इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर विरोध करते हैं। ये कभी कांग्रेस को चिरकुट बोलते हैं, कभी कांग्रेस को चिल्लर बोलते हैं, कभी कहते हैं 2 कौड़ी के लोग हैं, और फिर उन्हीं से गले मिलकर के कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ काम करेंगे। देखा, बिना दूल्हे की बारात, जैसे होता है कि आदमी बारात जाता है तो दूल्हा लेके जाता है ना, लेकिन ये बिना दूल्हे के बारात लेके जाते हैं। ना वहाँ उनका प्रत्याशी है, ना उनका संगठन है। ये गए थे रिश्तेदार को जिताने, बेचारा रिश्तेदार उनके नहीं जाने पर 87 सीट जीता था। जब चले गए तो बेचारा 25 सीट पर आ गया। अब आप सोचिए कि ये जा करके वहाँ कितना बढ़ा दिए। तो अब इनको चिंता सता रहा है कि कहीं
वो बेचारा 25 पे पहुंच गया, हम 27 में 17 पर नहीं आ जाए, तब उस 17 पर नहीं आवे इसकी चिंता सता रही है। हालत बड़ी भयावह है। पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर, दलित, सारे समाज के लोग इकट्ठा हो करके, सब लोगों ने एनडीए के साथ खड़ा होकर के भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सिद्धांतों के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, हम पंचायत विभाग में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर वर्ग में, हर गांव में हम पंचायत बना रहे हैं, हर जगह हम लोग पूरे जनपद करने जाते हैं कभी? अरे हम लोग जाते हैं जो पंचायत भवन बनते हैं या जो अंत्येष्टि स्थल बनते हैं, जो बारात घर बनते हैं, जो सफाई अभियान चलता है, स्वच्छता का चलता है, सेंटर तो ये सारे जगहों पर हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं अखिलेश जी की तरह खाली एसी में बैठ करके, इस समय तो ठंडी है, ये बेचारे गर्म हवा चला रहे हैं और उसी में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। हम लोग तो ठंडी में जा रहे हैं, जनता के बीच में डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। संवाद और लोगों के बीच में काम सीधे डायरेक्ट जनता से संवाद करने के बाद हमको पता चल रहा है ना कि समस्याएं क्या क्या है। इनकी सरकारें थी तो पूर्वांचल में 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल था, हमारी सरकार में 18 घंटा 12 घंटा बिजली मिल रही है। अरुण जी ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव ने एक आंकड़ा बताया था कि लमसम 3 करोड़ वोट एसआईआर में काटे जाएंगे, नाम काटे जाएंगे, और उसी के तरीके 2 करोड़ 89 लाख वोटर नाम जो है आदमी के कट गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इससे किसको नुकसान? जब हम इनको समझा रहे थे, जब इनकी सरकार थी, तो हम इनको जब समझा रहे थे तो इनका अकिल काम नहीं कर रहा था। तब बुद्धि एकदम हमें वो वाला लंदन वाला बुद्धि हो गया था। हम तो भाई स्मार्ट आदमी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात हम समझा रहे थे। अब आप बताएं कि यहाँ हम लोग 2 लोग खड़े हैं, ठीक है? ठीक। पंचायत में हमारा भी नाम दर्ज हो रहा है, पंचायत में आपका भी नाम दर्ज हो रहा है, फिर विधानसभा में आपका चेहरा दूसरा कैसे हो जा रहा है? यही बात हम लोग समझा रहे हैं कि पंचायत चुनाव का जो वोटर लिस्ट है, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव का वोटर लिस्ट अलग क्यों हो जा रहा है? प्रधान लड़ने वाला व्यक्ति, बीडीसी बनने वाला व्यक्ति, जिला पंचायत बनने वाला व्यक्ति बम्बई, कलकत्ता, बंगाल से आदमी को बुलाता है टिकट करके अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए। वोट देना होता है तो उसको वहां से बुलाता है वोट दर्ज कराने के लिए, वोट दिलाने के लिए। वो व्यक्ति 100% पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है कि जो बम्बई है वो कह रहा है अरे हम विधानसभा में वोट नहीं देने आएंगे, वो वाला है। जो वोटर लिस्ट पंचायत चुनाव का है वही 100% सही है। पंचायत चुनाव का ही वोटर लिस्ट अगर विधानसभा लोकसभा में लागू कर दिया जाए तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी, वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाएगी। लेकिन शुद्ध करना नहीं चाहते। ये तो कह रहे हैं कि पंचायत वाली गड़बड़, अब तो चिल्ला रहे हैं पंचायत वाली गड़बड़ है, क्योंकि इसमें ज्यादा है, 12 करोड़ 70 लाख है और उसमें 12 करोड़ 11 लाख है। कैसे भाई, वो कम कैसे हो गया, ये ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब कि प्रधान लोगों ने अपना एक वोट बढ़वाया और यहाँ विधायक के लड़ने वाले सब ठंडी में अपने घरे में सुतल मान सब, एक को विधायक इनकर घरे में से निकलक तैयार नहीं हो सब, और जब निकलबे न करिए सब गाँव में से तो घरे घरे बूथ पर जाए कैसे कहेंगे कि भैया अपन वोट बढ़वा ला। अब बीएलओ बेचारे पर्ची ले लेके जा रहे हैं। अब मान लो हम बीएलओ है, आपको पर्ची ला के दिए और आप खेत में चले गए, अब गए अपना आलू की निराई उराई कर रहे हैं, अपना गेहूं में पानी भर रहे हैं, तो पता चला कि अरे बीएलओ साहब गइलन उनके घरे, तो बीएलओ के यहाँ पर्चियाँ ना मिला। तो ऐसे कई लाख लोग ऐसे हैं जिनको बीएलओ ने पर्ची वापस नहीं ले पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डुप्लीकेट हो गया। जैसे मान लो एक गांव में मैं यहाँ वोट दिया जी, फिर हमको लगा कि हम गांव में नहीं रह पाएंगे तो इन्होंने भेज दिया शहर में। अब गए शहर में वोट बढ़वा लिए, अब शहर में वोट देने लगी। 8 परिवार यहाँ रह रहा है, 8 परिवार वहाँ चला गया, तो 8 परिवार वहाँ वोट देने लगा। तो अब दोनों की अगर संख्या देखा जाएगा तो 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 जब संख्या हो गया तो 16 की संख्या में अब उसका कटौती होगा ना, 8 तो कटेगा ना। तो 8 काटने के लिए जब अभियान चला, ज्यादा संख्या तो मृतकों की है। ये मृतक वोट कितने, जैसे मान लो लखनऊ में 12 लाख वोट पोल होता है और 70 लाख वोट होता है वहाँ पोल होता है मैनपुरी में। एक ऐसा मामला है, मैनपुरी में ज़्यादा पोलिंग होती है और लखनऊ में कम पोलिंग। क्यों? इसका मतलब कोई समझता है? इसीलिए समझाया जाता है, इसीलिए बताया जाता है, हाँ इसीलिए बताया जाता है कि जो वोटर लिस्ट है शुद्धिकरण करने का अभियान लंबे समय से नहीं हो रहा था, 20 सालों से नहीं हो रहा था, और उसको सही करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। ये तो कह रहे हैं कि ये एसआईआर के नाम पे मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए ये तो भ्रमित करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं, हमेशा गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं। इन्होंने तो ये भी कह दिया था, इनका अच्छा स्टेटमेंट था, देखिए
जब से SIR का अभियान चल रहा है तब से इन्होंने कितनी बयान अपने बदले। ये पलटू राम की तरह बात पलटने में देरी नहीं लग रही। पहले कहा कि ये NRC हो रहा, कहा कि नहीं कहा? हाँ, NRC हो रहा है, यहाँ लोगों का वोट काटा जाएगा, हम लोगों का वोट नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भाजपा के लिए काम कर रहा है SIR। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपना प्रहरी बना लिया है और एक एक वोट बूथ पे बढ़ा रहे हैं, PDF प्रहरी बना है ना। अब क्या कह रहे थे कि बीजेपी अपना वोट बढ़ाने के लिए फार्म भरवा रही है, हम लोगों का वोट काट रही है। अरे भैया, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र, हमेशा जो है निर्वाचन आयोग को भी घेरते हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र संस्था है, वो सबके लिए काम कर रहा है। अब आपका संगठन नहीं रहेगा, वो कहते हैं बीजेपी की कठपुतली है निर्वाचन आयोग। अगर निर्वाचन आयोग कठपुतली है तो 37 सीट जीते हैं, वो इस्तीफा देकर कहीं आ जाए मैदान में, फिर से पता चल जाएगा। अरे भाई, झूठ बोल करके आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, वोट देने का सिलसिला बंद हो जाएगा, लोकतंत्र मिट जाएगा। सब तो कहा था चुनाव में, डिक्टेटरशिप सब खत्म। वही तो कहा कि एक ही राजा रहेगा, बाकी सब चुनाव पार्टी खत्म हो जाएगी। ये सब बातें उन्होंने कहा। अब फिर उसके बाद झूठ बोल करके संविधान खत्म करने की बात करके वोट पा लिया। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अभी बीते दिनों PN पाठक के आवास पर कुशीनगर में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, 52 ब्राह्मण विधायकों की, तो उसको इतना ज़्यादा क्यों चढ़ा दिया गया? उसका जो पारा इतना ज़्यादा चढ़ा दिया गया। और पुराने समय में अभी थोड़े दिन पहले जो है, जब ठाकुरों की बैठक हुई थी, कुर्मी समाज की बैठक हुई, तब उस पर किसी का मुंह नहीं खुला। अब फिर पंकज चौधरी कहते हैं कि हम जो है सख्ती से कह रहे हैं कि अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी पार्टी में कोई जाति का कुछ नहीं होगा। और फिर अखिलेश यादव उन पर कहते हैं कि अगर वहाँ से ब्राह्मण नाराज हैं तो हमारे में आ जाएं। देखिए, तो क्या बोलेंगे? क्या है, जब सपा जीत जाती है चुनाव तब किसी पर आरोप नहीं लगाती है, जब हार जाती है तो आरोप लगाती है। अब देखिए, 27 चुनाव जब हारेंगे तो फिर कहेंगे EVM गड़बड़ है, अच्छा, वोट गड़बड़ हो गया, हमारा ये हो गया। ये नहीं, जमीन पर हमने गड़बड़ कर दिया। बात अब आई ब्राह्मण समाज की। अगर ब्राह्मण समाज अपने समाज के दर्द के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने समाज की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए अगर बैठक कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? वो कह रहे थे ब्राह्मण समाज। अब आप ब्राह्मण की बात करिए, बस हम वही याद दिलाऊंगा। हाँ, मैं वही बात रहा हूँ। ब्राह्मण जो है दुख तकलीफ नहीं बांट रहे थे, वो कह रहे थे कि हम सिर्फ साथ में बैठे थे, बस एक लिट्टी चोखा का भोज हुआ था और कुछ नहीं। वो ठीक बात कर रहे हैं, वो भले कुछ कह रहे हो, वो अपनी समाज की रक्षा करने के लिए आपस में बात कर रहे हैं। अब हम आपसे बात करें कि भैया आप ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करेंगे तो इनको तकलीफ होगी, तो हम क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि सारे विधायक हमारी तरफ आ जाएं, इसलिए आ जाए, इसलिए बुला रहे हैं कि उनके पास अब कोई बचा नहीं। अच्छा, जो उनके साथ ब्राह्मण है माता प्रसाद पांडे जी, वो उनका विचार भाजपा से मिलता है। वो भले सपा में काम करते हैं लेकिन उनका समर्थन भाजपा के साथ रहता है। वो खुद नहीं जानते, उनके लोग खुद नहीं जानते हैं, वो उनका विचार इनके साथ मिलता है। बात रही है कि जब ये काम करते हैं ब्राह्मण की, तो 2022 चुनाव हुआ, यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक फरसा लगा था, याद है कि नहीं? परशुराम जी का फरसा लगा था और गए थे अखिलेश जी फरसा लगाने के लिए। अब कुछ दिन बाद फरसा गिर गया था। 2022 की बात, क्या 24 में वो फरसा के पास गए थे? कभी सोचा कि वो फरसा के पास गए? ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए फरसा लगाए। अच्छा। जब देखा 22 में ब्राह्मण वोट नहीं दिया तो फरसा गिर गया। फिर दोबारा उठाने उसको नहीं गए कि कम से कम जा करके उस फरसा को उठा करके उसे माल्यार्पण कर दे। परशुराम जी का अपमान ये खुद करते हैं, भगवान राम का अपमान ये करते हैं। क्या भगवान राम चिट्ठी लेकर के भेजेंगे कि आइए हमारा दर्शन कर लीजिए, तब ये जाएंगे? कह रहे हैं हमको बुलाया नहीं, कि हम नहीं, वो वही कह रहे हैं व्हाट्सएप पर भेजेंगे कि आइए आपको दर्शन कर लीजिए, तब वो जाएंगे। दिक्कत क्या है कि ये भगवान राम के दुश्मन, तो ऐसे तो ब्रिजभूषण हरण सिंह भी रो रहे थे कि हमको नहीं बुलाया। सनातन संस्कृति के दुश्मन, ये देवी देवताओं के दुश्मन। आप बताइए, भगवान रामचंद्र जी ने माँ सेवरी से गले लगा करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। क्या भगवान रामचंद्र जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए? भगवान रामचंद्र जी क्षत्रिय नहीं थे या क्षत्रिय समाज के लिए नहीं थे। भगवान रामचंद्र जी ने मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। उन्होंने सभी समाज को ये संदेश दिया था कि सब लोग मिल करके आगे बढ़ो और सबको गले ले करके चलो, किसी के साथ भेदभाव ना करो। भेदभाव करने वाले तो नहीं जा रहे हैं भगवान राम के साथ ना। इन्हीं की पार्टी में कुछ लोग नेता रहते थे तो रामचरितमानस जला देते थे। अच्छा। इनकी पार्टी में रहने वाले लोग भगवान राम को दुश्मन बता देते थे और कहते थे कि वहाँ वो नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। पहले जो
सरकार थी सपा की तो मस्जिद की बात करते थे, बाबरी मस्जिद की। तो अब बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई है, तो अखिलेश जी क्यों नहीं बनवा रहे हैं उसको? अस्पताल क्यों नहीं बनवा रहे? वहां जाके बनवा दे अस्पताल, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? दिक्कत इस बात की है कि हमारी सनातन संस्कृति को जीवित करने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। हमारी पुरानी पुश्तैनी जो विरासत थी उसको जिंदा करने का। अब आप बताएं कि जैसे महाराजा सुहेलदेव राजभर है, 2017 से पहले बताइए आपको पता था कि महाराजा सुहेलदेव कौन है? इस देश के राष्ट्र के रक्षक थे, राष्ट्र के गौरव थे। इन्होंने 585 राजाओं में 165 राजाओं को मिला करके इस भारत की रक्षा किया। सोमनाथ मंदिर जब विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा था तो सोमनाथ मंदिर को जीवित करने का काम, उसका जीर्णोद्धार करने का काम किसी ने किया? तो महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना ने किया। नेपाल की तराई किनारे जब बहराइच के किनारे पहुंचा था विदेशी आक्रांता, लुटेरा, देशद्रोही, तो उसको 1.5 लाख सेना के साथ पहुंचा था, उसको 2.5 लाख सेना मिला करके, लुटा करके, काट करके गाजर मूली सही कर दिया था। हमने इस देश की रक्षा किया, हमने इस देश की संस्कृति को बचाया, हमने इस देश की विरासत को जिंदा किया, हमने समाज को जागरूक पैदा किया। और आज समाजवादी पार्टी ने कभी महाराजा सुहेलदेव का अपने बैनर पे फोटो लगाया? महाराजा सुहेलदेव राजभर का कभी कोई मूर्ति लगा करके माल्यार्पण किया? कभी नहीं किया। और आज योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री, महाराजा सुहेलदेव राजभर की 40 फीट की मूर्ति बहराइच में लगाते हैं, झील की सुंदरीकरण कराते हैं और चारों तरफ पर्यटक स्थल घोषित कराते हैं। तो यह बात तकलीफ होती है कि वो मजार जो सामने है महाराजा सुहेलदेव राजभर के सामने, जो फर्जी लुटेरा की मजार है, अच्छा। जब हम उसको हटाने की बात करते हैं तो अखिलेश जी को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के दोस्त हैं ये। अच्छा, अखिलेश जी औरंगजेब के दोस्त हैं। ये कैसे कहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव सम्मान होना चाहिए? ऐसे कह देंगे तो यम वाला आदमी नाराज हो जाएगा। तो यम को खुश करने के लिए औरंगजेब की बात करते हैं। इनके पार्टी के नेता ने कहा ना कि हम औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। अच्छा। अखिलेश जी ने कभी कहा कि तुम गलत बोल रहे हो? समर्थन किया पीछे से, हाँ नहीं सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। वही चीजें कि जो औरंगजेब को मानता है वो कभी राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं कर सकता है, और राष्ट्र नायकों को सम्मान वास्तविक कोई कर रहा है। कहते हैं कि बस आप लोग विवाद करवाते हैं, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं, और मेन मुद्दे हैं शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, इस पे बात नहीं करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस पे बात करता है तो उसको आप कह देते हैं कि ये देशद्रोही। नहीं, हमारा समाज का संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारे राष्ट्र के गौरवों की, हमारे राष्ट्र नायकों की पहचान। क्या अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि देश के नौजवानों को या देश की आने वाली पीढ़ी को पता चले? आने वाली पीढ़ी को देश के राष्ट्र नायकों की पहचान कराने के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ के पैदा होगा 8 साल के बाद, उसको जब जानकारी होगी कि हमारे राष्ट्र नायक कौन थे। हमको अकबर के बारे में पढ़ाया गया, हमें हुमायूं के बारे में पढ़ाया गया, हमें शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ाया गया। क्या कभी हमें महाराजा सुहेलदेव राजभर, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ाया गया? अगर ये पढ़ाया गया होता तो आने वाली पीढ़ियों को पता चलता कि राष्ट्र नायकों ने हमारे देश के लिए क्या किया, हमारे देश के लिए औरंगजेबों ने क्या किया, या हमारे देश के लिए विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया। वही बात बताया गया, और वही चीज़ लोग पढ़ते हैं, वही चीज़ जाते हैं। इसीलिए अखिलेश जी को वही पढ़ाया गया, औरंगजेब। अच्छा सर, जैसे कि आजकल जो है खबरें आ रही हैं, उड़ रहा है कि आपके जो भाई हैं, बड़े भाई अरविंद राजभर, जब वो काफिला लेके चलते हैं तो उनके पीछे जो है पुलिस चलती, फोर्स चलती, इतना लंबा काफिला चलता है, तो किस उससे वो चल रहे हैं इतना लंबा काफिला? आप बताइए कि एक अति पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर उसके पास काफिला चल रहा है, दर्द किसको हो रहा है? जिनके पीछे काफिला नहीं बचा है वही दर्द कर रहा है ना। कह रहे कहाँ से पैसे वाला आ रहे हैं इतना काफिला ले? ये सब जनता दे रही है। अच्छा। जनता के बीच में जब लोकप्रिय आदमी हो जाता है, जनता के बीच में संघर्ष करने वाला व्यक्ति जब काम करता है, काम करने वाले के पीछे बहुत हुजूम खड़ा होता है। नहीं, व्यक्ति चलता अकेले है, कारवां बढ़ता है, हुजूम चलता रहता है और आगे मामला बढ़ता रहता है। अब हुजूम बढ़ रही है। अब हुजूम वही है कि उधर जो पीडीए के साथ जो नारा लगा रहे हैं उनके साथ कोई जा नहीं रहा है, सब इधर आ रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है कि भैया ये कैसे। बात ये है कि वो पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता है, वो पूर्व मंत्री रहे और जनता के बीच में उन्होंने चुनाव लड़ा है, लाखों लोग उनको समर्थन किए हैं। तब क्या अब वो लाखों लोग उनके पीछे आ रहे हैं तो तकलीफ हो रही किसी को, तो तकलीफ हमसे क्या मतलब है? हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। जिनके पास अब जनता नहीं बची है वो बेचारे चिल्ला रहे हैं कि हमारा अब क्या होगा। अरे भाई तेरा क्या होगा कालिया, अब मेरा होगा कि जनता मेरे साथ आएगी, कारवां मेरा बढ़ेगा, अब तेरा कुछ नहीं होगा कालिया।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर तमाम बातें करी हैं और ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तमाम और जानकारियों के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।